परीक्षण। हालांकि जो रोलान बहुत कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन कुछ लोग इसे जाने नहीं देना चाहते थे। ये पता चला है कि दो खूबसूरत महिलाएं यहाँ हैं, जिससे मुझे ढूंढना आसान हो गया है। इस समय कई लोगों के कानों में क्यूई बहने की आवाज आ रही थी। हुआंग फेंग और गो लियांग ने चारों ओर देखा और देखा कि कई युवा उनके पास खड़े थे। उनकी आंखें जो रोलान और गो मेंगन के चारों ओर घूमती रहीं। जहां तक हुआंग फेंग और गो लियांग का सवाल है, उन्होंने स्वचालित रूप से उन्हें नजरअंदाज कर दिया था। ये वे हैं। जो रोलान ने हुआंग फेंग और गो लियांग के बारे में फुसफुसाया। सुंदरी, चलो साथ में ड्रिंक करते हैं, उसके बाद मौज मस्ती करने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं, युवा नेता ने कहा। मैं खुश हूं तुम्हारी माँ, गो लियांग ने मेज पर ताली बजाई और खड़े होकर कहा। हालांकि उनकी तरफ ज्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन वे पुरुष नहीं हैं। हालांकि अगर वे एक दूसरे के सामने अपनी महिलाओं के साथ फ्लर्ट करते हैं, अगर उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, तो वे पुरुष नहीं हैं। हालांकि जब उन लोगों ने गो लियांग की बातें सुनी, तो उनके चेहरे अचानक बदल गए। एक एक करके उनके चेहरे उदास हो गए और अब उनके चेहरों पर पहले जैसी मुस्कान नहीं रही। अरे बेटे, क्या तुम मौत की तलाश में हो? मैं हमारे बड़े भाई मुर्गे से कैसे बात कर सकता हूँ? मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। यह आपकी प्रेमिका के लिए खुशी की बात है कि हमारा बड़ा भाई चिकन उसकी ओर आकर्षित है। बुरा मत बनो। एक एक करके गो लियांग के चारों ओर बहने वाले युवाओं ने कहा। और नेता ने अंततः गो लियांग की ओर देखा और कहा, क्या वो तुम्हारी प्रेमिका है? अभी तुम्हारी प्रेमिका ने मुझ पर कदम रखा है। अब मैं उसे अपने पास ले जाऊंगा और उसे सुधारने के लिए पीने के लिए कहूंगा। तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है? उसके बाद वो अभी भी गो लियांग को करीब से देखता रहा। उसकी आंखों में हिंसा के निशान थे। स्पष्ट रूप से आप हमारा फायदा उठाना चाहते हैं। इस समय गो मेंगन ने इन युवाओं की ओर इशारा किया और जोर से कहा। उसका चेहरा अभी भी थोड़ा शर्मीला है, लेकिन वो बहादुरी से खड़ी हुई। लेकिन बड़े मुर्गे भाई ने गो मेंगन की आंखों में चमक देखी। पहले तो जल्दबाजी और खराब रोशनी के कारण उसने दोनों महिलाओं के चेहरे ध्यान से नहीं देखे। उन्हें बस नेता झो रोलान की उपस्थिति याद थी। सबसे पहले उन्होंने दो लोगों के साथ उनके अच्छे फिगर के कारण फ्लर्ट किया। अब उसने पाया कि यहाँ एक खूबसूरत महिला छिपी हुई थी, जो झो रोलर और खूबसूरत महिलाओं से भी बेहतर थी। सुंदरी, ये भोजन बेतरतीब ढंग से खाया जा सकता है और शब्दों को बेतरतीब ढंग से नहीं कहा जा सकता है। ये स्पष्ट है कि आप दोनों ने मेरे पैरों पर कदम रखा है। मैं माफी मांगे बिना भी चला जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि यह पूछने के लिए बहुत कुछ है। अब तुम शराब पी लो और मेरे लिए माफी मांगो, बड़े भाई मुर्गे ने कहा। उसके बाद भाई दाजी भी गो मेंगन की ओर 2 कदम चले, जिससे गो मेंगन चिल्लाए और 2 कदम पीछे हट गए। उनके प्रदर्शन ने भाई डेजी को हंसाया, जो बहुत दिलचस्प था। इसी दौरान बार में कुछ लोगों की नजर यहाँ के हालात पर पड़ी, लेकिन इसे रोकने कोई नहीं आया। वे सभी लोग उदासीन हैं। इसके अलावा बार में इस तरह की बात बहुत आम है। जहां तक बार की सुरक्षा का सवाल है, जब तक हुआंग फेंग और उसका पक्ष नहीं लड़ते, उन्हें कोई परवाह नहीं है। लेकिन हुआंग फेंग एक कदम भी आगे बढ़ने के लिए गतिहीन है। गो मेंगन के सामने अवरोध होकर बड़े भाई चिकन का सामना कर रहा है। अरे तुम कौन हो? मेरे रास्ते से हट जाओ। वो बड़ा मुर्गी भाई गो मेंगन को छूने वाला है। अब अचानक एक आदमी उसके रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है। उसका मूड खराब है। तुम्हें ही यहाँ से निकल जाना चाहिए, है ना? क्या हमारे दोस्तों का फायदा उठाना चाहते हो? क्या मैं तुम्हारा हाथ तोड़ सकता हूँ? कृपया। हुआंग फेंग ने गुस्से में बड़े भाई चिकन को देखा और हल्के से कहा। इतना बड़ा भाई चिकन वो नाम लोगों को डरा सकता है, लेकिन अब हुआंग फेंग बड़े भाई चिकन का सामना करने से नहीं डरता। स्टोरेज बॉक्स मिलने से पहले हुआंग फेंग पीछे नहीं बैठेंगे और ऐसी चीजों को नजरअंदाज नहीं करेंगे। स्टोरेज बॉक्स के कारण उनकी मानसिकता बहुत बदल गई है और उनकी ताकत मजबूत हो गई है और वे अपने दोस्तों को धमकाते हुए देखने के लिए अधिक अनिच्छुक है। मेरा हाथ तोड़ दो। भाई दाजी ने हुआंग फेंग को तिरस्कार से देखा और कहा। हाँ, मैं देखना चाहूंगा। क्या मैं बाद में तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा? ये तुम मेरा हाथ तोड़ दोगे? इसे मुझे दे दो और उन 2 कृतघ्न लोगों को बाहर निकाल दो, बड़े भाई चिकन ने अपने छोटे भाइयों से कहा। कई युवाओं को भागते हुए देखकर हुआंग फेंग ने गो मेंगन को पीछे धकेल दिया। बाद में जब झगड़ा हो तो गलती से भी उसे चोट न पहुंचाएं। दूसरी तरफ गो लियांग ने भी झो रोलान को पीछे धकेल दिया, जिसका स्पष्ट रूप से हुआंग फेंग के समान ही अर्थ है। लड़का, तुम मरना चाहते हो? उठो, इस आदमी के हाथ से छुटकारा पाओ। कई युवा दौड़ते हुए दहाड़ने लगे। इस समय उनके आसपास के सभी लोग दूर पीछे हट गए। उन्हें पहले से ही पता था कि यहाँ संघर्ष होने वाला है। स्वाभाविक रूप से वे यहाँ रुकना और चोट खाना नहीं चाहते थे। बार का सिक्योरिटी गार्ड पहले ही यहाँ आ चुका था। हालांकि आसपास के दर्शकों को लगा कि उन सुरक्षा गार्डों के आने से पहले हुआंग फेंग और गो लियांग को पहले ठीक कर दिया गया होगा। हालांकि तथ्य उनकी कल्पना से भिन्न है। गो लियांग के चेहरे पर थोड़ी घबराहट है। हालांकि वो डरता नहीं है, फिर भी वो इतने सारे लोगों के सामने थोड़ा घबराया हुआ है। हुआंग फेंग का प्रदर्शन काफी बेहतर है। उनका चेहरा बेहद शांत है। यदि कोई उसके करीब है तो वो सुनेगा कि वो अपने मुंह में शब्द पढ़ रहा है और उसे नहीं पता कि वो क्या पढ़ रहा है। हुआंग फेंग स्वाभाविक रूप से जादू दिखाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल जब उन्होंने भाई दाजी का ऐसा करने का इरादा देखा तो उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। बिल्कुल नहीं, वो अभी भी नौसिखिया है और तत्काल जादुई कौशल नहीं कर सकता, इसलिए वो केवल पहले से तैयारी कर सकता है। जैसे ही वे युवा हुआंग फेंग की ओर भागने वाले थे, अचानक उनके पैरों के पास एक हरी बेल आ गई। एक पल में उनके पैर मुड़ गए। कई लोग अचानक अपना संतुलन खो बैठे, आगे गिर गए। एक कुत्ते के साथ हुआंग फेंग और गोलियां के सामने गिर गए कीचड़ को काटते हुए। वे सभी बच गए और वे हरी लताएं उनके चारों ओर घूम रही थी, जिससे वे अपना संतुलन खो रहे थे। संतुलन के बाद वो तुरंत गायब हो गया। समय बहुत कम था। इसके अलावा चूंकि आसपास की रोशनी बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए किसी को भी हरी लताएं दिखाई नहीं दी। ये लकड़ी प्रणाली का बुनियादी कौशल है जिसका उपयोग हुआंग फेंग करते हैं। क्योंकि ध्यान का परिचय केवल एक बुनियादी किताब है, इसमें कोई गहरा जादू नहीं है। हालांकि प्रत्येक विभाग में रिकॉर्ड करने के लिए एक बुनियादी कौशल होता है, जिसका उपयोग जादुई प्रतिभा जागृत होने के बाद ये तय करने के लिए किया जाता है कि यह जादूगर का कौन सा विभाग है। अब ये सस्ता हुआंग फेंग है।
आह आह आह, एक के बाद एक वे दौड़ने में धीमे नहीं थे। अब वे अचानक अपना संतुलन खो बैठे और जमीन पर गिर पड़े। वे एक एक करके भारी मात्रा में गिरे। उनमें से कईयों का मुंह भी टूट गया और जमीन पर ढेर सारा खून भी छूट गया। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 32 जादू की शक्ति। बड़े भाई चिकन, तुम्हारे छोटे भाई इसमें अच्छे नहीं लगते। क्या तुम लगातार नहीं चल सकते? क्या तुमने खाया? या क्या तुम हमें सुधार करने के लिए प्रणाम करना चाहते हो? हुआंग फेंग ने आश्चर्यचकित बड़े भाई की ओर देखा चिकन और कहा, आपका क्या मामला है? जल्दी करो, ये शर्म की बात है। भाई डेजी ने हुआंग फेंग पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अपने छोटे भाई पर चिल्लाया। उसे लगा कि उसका कोई चेहरा नहीं है। इन छोटे भाइयों की हरकतें अभी उसके आसपास के लोगों ने देखी। उसके आसपास के लोगों ने इशारा किया, उनमें से कई, जिससे भाई दाजी बहुत असहज हो गए। जबकि भाई दाजी के छोटे भाई चिल्ला रहे थे और एक दूसरे की ओर देख रहे थे, उन सभी के पास खोजने का अर्थ था। हालांकि उनमें से कुछ इस बात को लेकर भ्रमित थे कि अभी क्या हुआ और उन्हें हुआंग फेंग के बारे में कुछ संदेह था। भाई दाजी ने पीछे से जमकर चिल्लाया। वे केवल अपने मुंह पर दर्द बर्दाश्त कर सकते थे, उठ सकते थे और उस हमले को पूरा करने के लिए तैयारी कर सकते थे जो अभी पूरा नहीं हुआ था। इस समय कई लोग हुआंग फेंग के पक्ष में आए हैं और उनके चरणों में कुछ भी नहीं होता है, इसलिए वे एक एक करके हुआंग फेंग और गो लियांग के खिलाफ गंभीर मुस्कान और मुट्ठी के साथ लड़ते हैं। जब गो लियांग ने अपनी मुट्ठियां उठाई तो वो दूसरी तरफ मारने के लिए तैयार था। हालांकि फिर एक दुर्घटना हुई। वे हुआंग फेंग और गो लियांग पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें अचानक पता चला कि वे अंधेरे में थे और कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। लाइट किसने बंद कर दी? मेरी आंखें कुछ भी क्यों नहीं देख पाती? मैं भी, क्या हो रहा है? हम कुछ क्यों नहीं देख पा रहे हैं? कई लोग घबराहट में चिल्लाने लगे। हालांकि वे अब तक हुआंग फेंग के पास पहुंच चुके थे, लेकिन वे इतने हड़बड़ाए हुए थे और इधर उधर हो गए थे कि उनके सामने अंधेरा होने के कारण उन्हें पता ही नहीं चला कि हुआंग फेंग कहां थे। दर्शकों की हंसी और भी तेज है। हालांकि यहाँ रोशनी बहुत तेज नहीं है, लेकिन चीजों को स्पष्ट रूप से देखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। हालांकि भाई दाजी के ये लोग चिल्ला रहे हैं कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यदि कोई व्यक्ति ध्यान न दे तो उसे अचानक नेत्र रोग हो सकता है। हालांकि अगर एक ही समय में कई लोग कॉल करते हैं तो यह मजेदार है। ये लोग हैं क्या? बंदर ने टोबी को आमंत्रित किया था, बस बिना किसी कारण के गिर गया और अब अचानक चिल्लाया कि वो अंधा था। ये सचमुच दिलचस्प है। भाई बड़े मुर्गे का चेहरा पहले से ही उदास है। बेशक उन्हें विश्वास नहीं है कि उनके कई अधीनस्थ इसे अचानक नहीं देख सकते हैं। आखिरकार ये समझा नहीं सकता। हालांकि उन्हें ये भी समझ में नहीं आता कि उनमें से कुछ इस तरह का व्यवहार क्यों करते हैं जो कि उनके सभी चेहरे खोना है। वे इन मूर्ख छोटे भाइयों को कैसे ला सकते हैं? चलो मुझे दे दो, रोया बड़ा भाई चिकन। हालांकि उनके छोटे भाई के पास स्पष्ट रूप से उनकी बातें सुनने का दिल नहीं था, क्योंकि इस समय वे पूरी तरह से अपना रास्ता खो चुके थे। न जाने उनका मुंह किधर था और उनके सामने का दृश्य भी नहीं था। बहरहाल अपने आसपास के लोगों की बातों से उन्हें पता चलता है कि बाहरी दुनिया में बिजली गुल नहीं है, लेकिन उन्हें अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, जो केवल ये दर्शाता है कि उनकी आंखों में अब कुछ गड़बड़ है। आप अभी भी क्या कर रहे हैं? हुआंग फेंग ने गो लियांग से कहा, जो उसके बगल में थोड़ा स्तब्ध था। उसके बाद हुआंग फेंग आगे बढ़े और एक आदमी को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। गो लियांग इसी समय जाग गए। वो वर्तमान मामलों से सचमुच स्तब्ध थे। मूलतः वे लोग भयंकर मुख वाले अपने ऊपर आक्रमण करने वाले थे। परिणाम स्वरूप वे अपने सामने गिर पड़े और फिर अचानक चिल्लाए कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वे सभी अस्त व्यस्त थे। वे नहीं जानते थे कि वे क्या सोचते हैं। क्या आप आमतौर पर इतने मरा किया है? हालांकि हुआंग फेंग सही है। अब भ्रमित होने का समय नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग ऐसे क्यों हैं। वे यहाँ खुद से लड़ने के लिए आए हैं, इस बारे में कोई संदेह नहीं है। आप उनके प्रति विनम्र क्यों हैं? इसलिए गो लियांग भी 2 कदम आगे बढ़े। उसने आसानी से उनमें से एक को लात मारकर गिरा दिया। फिर उसने और हुआंग फेंग ने एक दूसरे को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। हुआंग फेंग निश्चित रूप से ऐसी स्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार है, क्योंकि उसने इस स्थिति का कारण बना। उन्हें कुचलने के बाद उन्होंने लकड़ी के जादू का उपयोग जारी नहीं रखा, बल्कि काले जादू, काले पर्दे का उपयोग किया। गहरा पर्दा, गहरा बुनियादी जादू, जो किसी क्षेत्र में प्रकाश को खींच सकता है और उस क्षेत्र को पूर्ण अंधकार में डाल सकता है। पूर्ण अंधकार में चाहे जो भी प्रकाश आए वो निगल जाएगा, और ये लोग अभी इस क्षेत्र में हैं, इसलिए वे कुछ भी नहीं देख सकते हैं। हालांकि आखिरकार ये कौशल एक बुनियादी कौशल है जो आक्रामक नहीं है और ये लंबे समय तक नहीं रहता है, इसलिए हुआंग फेंग इन लोगों के ठीक होने और खुद ऐसा करने का इंतजार नहीं कर सकता। ओह, मैं इसे देखता हूँ। जमीन पर पटकने के बाद किसी ने आश्चर्य से पुकारा। हाँ, यह आश्चर्य की बात है। इस समय उन्हें अपने शरीर के दर्द की कोई परवाह नहीं होती। उनकी दृष्टि बहाल करना अच्छा है। मैंने भी इसे देखा। यह इतना अच्छा है कि मैं अंधा नहीं हूँ। मैं अंधा नहीं हूँ, नहीं मैं हूँ। उनमें से एक तो उत्साह से रो भी पड़ा। भगवान जानता है कि वो कितना डरा हुआ था जब उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अरे, मैं जानता हूँ कि तुम अंधे नहीं हो। तुम क्या कर रहे हो? बड़ा भाई मुर्गी अपने छोटे भाइयों से नाराज होने वाली है। कौन जानता है कि वे अंधे नहीं हैं? इतने सारे लोगों का एक साथ अंधा होना असंभव है। क्या ये लोग आज जब बाहर गए तो अपना मन घर पर भूल गए? हालांकि भाई दाजी की बातें सुनने के बाद कई लोगों ने हुआंग फेंग और गो लियांग की ओर देखा और उनकी आंखों में डर की चमक थी। उन्हें संदेह था कि अभी जो कुछ हुआ उसका इन 2 लोगों से कुछ लेना देना है। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ था। यह जरूर इन 2 लोगों का भूत रहा होगा, अन्यथा जब वे अन्य लोगों को धमका रहे थे तो उनकी यह स्थिति कैसे नहीं हो सकती थी? मुर्गा भाई, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? इस समय एक छोटे भाई ने साहसपूर्वक भाई दाजी से कहा। वे वास्तव में अब हुआंग फेंग और गो लियांग का सामना नहीं करना चाहते, क्योंकि वे बहुत अजीब हैं। मूल रूप से मैं अपने छोटे भाई के बार बार विदेशी दौरे से परेशान था। अब भाई दाजी अपने छोटे भाई की बातें सुनकर उसे थप्पड़ मारने से खुद को नहीं रोक पाते। बकवास, बेकार बर्बादी। तुम इतने सारे लोग हो, उन दोनों को मारते हो, लेकिन वे ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते। मैं तुम्हें किस लिए बड़ा करूं? भाई बड़े मुर्गे ने गुस्से से कहा।
वो क्या, बड़ा भाई सही कह रहा है, तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारी बात नहीं सुनता, क्या वो तुम्हारी तुलना करना चाहता है? खुद ही ऐसा करने की कोशिश करो। हुआंग फैंग ने क्रोधित बड़े भाई मुर्गे को देखा और कहा कि वो इन लोगों से नहीं डरता क्योंकि उसके पास जादुई कौशल है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 33 पुनः लॉन्च। अरे, मैं इस पर विश्वास नहीं करता, बड़े भाई चिकन ने कहा कि वो आगे बढ़ने जा रहा है। मुर्गा भाई, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ये दोनों लोग अजीब हैं, चलो इसे भूल जाओ। इस समय एक वफादार छोटे भाई ने उसे मना करने के लिए भाई मुर्गे को खींच लिया। हालांकि उनके मना करने से जाहिर तौर पर कोई फायदा नहीं है। मूल रूप से उनके छोटे भाइयों के खराब प्रदर्शन के कारण उनके आसपास के लोग उनका मजाक उड़ाते थे। अब वो अभी भी हुआंग फैंग द्वारा चल रहा है। स्वाभाविक रूप से वो इस स्वर को सहन नहीं कर सकता। उसका सबसे बड़ा भाई चिकन मिलाने के लिए बाहर गया है। इस इलाके में उनका नाम कौन नहीं जानता। अगर हम आज जनता के सामने हुआंग फैंग और उनके 2 लोगों को साफ नहीं कर सकते तो उनका चेहरा कहाँ जाएगा? सबसे महत्वपूर्ण चीज जो वे करते हैं वह है चेहरा। अरे क्या अजीब है, इसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर आज तुम में से कोई भी चेन गिरा देता है तो लोगों के खिलाफ अपना चेहरा बदलने के लिए मेरे बड़े भाई चिकन को दोष मत दो। बड़ा भाई मुर्गी अपने छोटे भाइयों को देखकर कहता है, तुम मुझे देखो और मैं तुम्हें देखता हूँ। मैं अब भी बहुत बहादुर हूँ, मैं फिर से आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। हालांकि हुआंग फैंग और उनकी पत्नी अजीब है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनमें मारने की कोई शक्ति नहीं है। भाई दाजी अलग है, वे कुछ समय से उसका पीछा कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से वे जानते हैं कि वो कौन है। यदि वो अपना मुंह घुमा ले और लोगों को न पहचाने तो वे दुर्भाग्यशाली होंगे। हुआंग फैंग भाई दाजी को फिर से उग्र चेहरे के साथ अपनी ओर आते हुए देखता है। उसके चेहरे पर हल्का सा तिरस्कार झलकता है। पिछले 2 बार में उन्होंने जादू की शक्ति को पहली बार आजमाया है। 2 बार के प्रयोग के बाद उसे जादू की गहरी समझ हो गई है। ये लोग पहली नजर में अच्छे लोग नहीं हैं और इन्हें सबक सिखाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। हुआंग फैंग के होंठ फिर से हिले और हवा का एक झोंका धीरे धीरे उसके हाथों में इकट्ठा हो गया। जब भाई दाजी उनके करीब जाने वाले थे तो उनकी हथेली हल्की सी धक्का दे गई। हालांकि आंदोलन अभी भी बहुत छिपा हुआ था, आसपास किसी ने नहीं देखा। तब पवन प्रणाली का मूल जादू पवन ब्लेड का गठन किया गया था और जल्दी से भाई दाजी को उड़ा दिया गया। हुआंग फैंग की कार्रवाई नहीं रुकी। उसने एक पंक्ति में कई पवन ब्लेड बनाए। निशाना भाई दाजी की कमर थी। यदि तियानक्सुआन महाद्वीप के लोगों ने हुआंग फैंग के कार्य को देखा तो वे उसे प्रतिभाशाली कहकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि तियानक्सुआन महाद्वीप में केवल वे उच्च स्तरीय या यहाँ तक कि शीर्ष जादूगर ही जादू चमका सकते हैं। जादू में दूसरे लोग एक ही चीज का लगातार प्रयोग करना चाहते हैं, उनके बीच एक गैप होता है। हालांकि हुआंग फैंग तत्काल जादू नहीं कर सकता। वो बिना किसी समय अंतराल के हर समय एक ही जादू का उपयोग कर सकता है। जब तक उसके शरीर में जादू है वो हर समय ऐसा कर सकता है। हालांकि हुआंग फैंग को स्पष्ट रूप से यह नहीं पता था और उन्हें अभी भी इस बात का अफसोस है कि वो तुरंत बाल नहीं बना सके। उस स्थिति में आंदोलन तेज होगा और लड़ने की शक्ति मजबूत होगी। अब वो हर समय उसी जादू का प्रयोग करता रहता है जो उसे बहुत सामान्य लगता है। आखिरकार उसके शरीर में जादू अभी भी मौजूद है। लड़का, नरक में जाओ। भाई दाजी ने हुआंग फैंग के सामने मोर्चा संभाला, लेकिन हुआंग फैंग अभी भी पीले चेहरे के साथ खड़े थे। कोई कार्रवाई नहीं हुई। भाई दाजी ने सोचा कि हुआंग फैंग डरा हुआ है। ध्यान से हुआंग फैंग के पीछे गो मिंगन चिंतित होकर चिल्लाया। उसका चेहरा चिंताओं से भरा हुआ था और उसकी आंखें बंद होने लगती थी क्योंकि वो हुआंग फैंग को पिटते हुए नहीं देख सकती थी। हालांकि हुआंग फैंग को ज्यादा चिंता नहीं है क्योंकि उसके पास अभी भी उपयोग करने के लिए कई जादुई कौशल हैं। हालांकि ये सभी बुनियादी जादू कौशल हैं, लेकिन जब तक इनका सही तरीके से उपयोग किया जाता है और बिग ब्रदर चिकन को साफ किया जाता है तब तक कोई समस्या नहीं है। बड़े भाई मुर्गे की मुट्ठियां ऊपर उठी हुई थी, लेकिन तभी उसे लगा कि उसका निचला शरीर ठंडा हो गया है और उसके आसपास के लोग चिल्ला उठे। फिर उसे महसूस हुआ कि उसके पैर लहसुन से सने हुए हैं और उसका शरीर संतुलन से बाहर हो गया है। हालांकि उनका प्रदर्शन उनके छोटे भाइयों से कम नहीं था। हालांकि उनका शरीर असंतुलित हो गया था, फिर भी वे स्थिर हो गए। शरीर स्थिर होने के बाद भाई बिग चिकन मदद नहीं कर सकते, लेकिन अपने निचले शरीर को देख सकते हैं, केवल ये देखने के लिए कि उनका कोट, पतलून और अंडरवियर न जाने कब उतर गए और उनके पैरों पर गिर गए और नीचे एक छोटी सी चीज थी। खुद को खुलकर उजागर किया और अपने आसपास के लोगों की सराहना स्वीकार की। आसपास की बहुत सी महिलाएं चिल्ला उठी क्योंकि भाई बिग चिकन अकेले नहीं है, उसके पीछे उसके कई आदमी ऐसे ही हैं। उनकी पैंट उतरी हुई है तो पुरुषों का एक समूह नग्न है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे महिलाएं चिल्लाती हैं। जहां तक ये बात है कि चिल्लाने के बाद वे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं या छिपकर देखते हैं। यह व्यक्ति दर व्यक्ति में भिन्न होता है। फिर बड़े भाई मुर्गे के छोटे भाइयों में से एक जोर से चिल्लाया। मैं कहूंगा कि वे दोनों सन की है और वे सन की है। जब बड़े भाई चिकन ने अपनी पैंट उठाई तो उसने पाया कि उसका छोटा भाई भाग गया था। दौड़ते समय चिल्ला रहा था, जाहिर तौर पर डरा हुआ था। भाई दाजी की ग्रहणशीलता कुछ हद तक मजबूत है, लेकिन अब वो हुआंग फैंग और गो लियांग को भी कुछ संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने अभी ये काम किया है या नहीं। यदि हाँ, तो ये दोनों लोग सचमुच भयानक है। वो रास्ते में उलझा हुआ है, लेकिन उसने ये भी सुना है कि कुछ प्रतिभाशाली लोग और अलग अलग लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आम लोग नहीं कर सकते। माइन से पहले उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब लगता है कि शायद आज उनमें से 1 या 2 से मेरी मुलाकात हुई। क्या आप अपने छोटे भाइयों की तरह दौड़ना चाहते हैं? हुआंग फैंग ने देखा कि बड़े भाई चिकन के चेहरे पर भी प्रतिगामी भाव था। एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा। भाई दाजी अनिश्चित चेहरे के साथ हुआंग फैंग को देखते हैं। अब ऐसा लगता है कि अगर दूसरे पक्ष ने वही किया जो उसने किया तो वो यही व्यक्ति होना चाहिए। एक अन्य व्यक्ति के चेहरे पर हर समय घबराहट नजर आती है। जाहिर है उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप क्या चाहते हैं? बड़े भाई मुर्गे ने गहरी आवाज में पूछा। मैं क्या चाहता हूँ? क्या आप हमारे साथ कुछ करना नहीं चाहते थे? हुआंग फैंग ने कहा। वो दूसरे पक्ष के क्रोधित होने से नहीं डरते, वैसे भी उनके पास भी बैकहैंड है। आज की बात यह है कि मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया है।
हम भविष्य में मिलेंगे। हालांकि मुझे कोई चोट नहीं आई है। भाई बिग चिकन को डर है कि दूसरे पक्ष का अभी भी पीछे से हाथ है। अभी अभी दूसरे पक्ष ने अपनी ताकत छोड़ी है। उस स्थिति में अगर मैं लड़ता रहा तो मैं मदद की भीख मांगूंगा। इसके अलावा मेरे छोटे भाई अब दौड़ रहे हैं और मुझे अब और रुकने की जरूरत नहीं है। जाना चाहते हो? बेहतर होगा कि तुम जाने से पहले अपने दो दोस्तों को विनम्रता के शब्द कह दो, हुआंग फैंग ने कहा। भाई दाजी के चेहरे पर बादल और धूप है क्योंकि उन्हें बहुत नुकसान हुआ है। वह चाहता है कि वो दोबारा माफी मांगे। वह इसे अपने दिल में स्वीकार नहीं कर सकता। हालांकि हुआंग फैंग के तरीकों के बारे में सोचते हुए वह अनजाने में अपनी पैंट काट सकता है, जिससे वो बहुत डर जाता है। अगर हुआंग फैंग ने कटौती कर दी तो वो हिजड़ा बन जाएगा। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 34 ब्यूटी होम भेजें। मुझे माफ करें, भाई दाजी ने झोउ रुओलान और गुओ मेंगन से कहा कि वो मूर्ख नहीं है। वो जानता था कि वो हुआंग फैंग का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। वो कुछ देर तक अपना सिर नहीं झुकाता था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वो वास्तव में अपना सिर झुकाने को तैयार था। इसके विपरीत हुआंग फैंग ने उसे शर्मिंदा किया, जिससे उसके दिल में हुआंग फैंग की याद गहराई से बढ़ गई। एक बार मौका मिलने पर वो निश्चित रूप से जवाबी कार्रवाई करेगा। वो एक ऐसा खलनायक है। दूर जाओ, हुआंग फैंग ने कहा कि उन्होंने ये भी देखा कि दूसरा पक्ष अनिच्छुक था, लेकिन फिलहाल उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो वास्तव में उसे जनता के सामने नहीं मार सकता था। ये यथार्थवादी नहीं है। और वहां का सिक्योरिटी गार्ड भी आ गया। यदि वो लड़ना जारी रखेगा तो वे सुरक्षा गार्ड शुरू हो जाएंगे। निस्संदेह इससे भी अधिक, केवल कुछ जादुई प्रदर्शनों के बाद उसके शरीर का जादू अब लगभग खत्म हो चुका है और वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। यदि भाई रोस्टर और उसके लोग अभी भी ऐसा करना चाहते हैं तो हुआंग फैंग के पास कोई रास्ता नहीं होगा। तो अब हम पहले सामने वाले पक्ष को डरा सकते हैं। भाई दाजी कुछ अनिच्छा के साथ चले गए। वो इसी इलाके में रहता था, लेकिन आज वो जनता की नजरों में गिर गया। वो दुखी होगा। हालांकि अब उसके पास हुआंग फैंग से निपटने का कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा उसके दिल में हुआंग फैंग के साधनों का थोड़ा डर है, इसलिए भले ही वो इच्छुक न हो, वो केवल पहले ही इसे दूर कर सकता है। आपने ऐसा कैसे किया? बड़े भाई मुर्गे और अन्य लोग चले गए। देखने के लिए कोई हलचल न होने के बाद बार के लोग फिर से अपना अपना काम करने चले गए। पूरा बार वापस सामान्य हो गया था, लेकिन वो सुरक्षा गार्ड ये देखकर सीधे चले गए कि कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है। हालांकि गुओ लियांग, झोउ रुओला और गुओ मेंगन के लिए इस मामले को भूलना इतना आसान नहीं है, इसलिए जब अन्य लोग चले गए तो गुओ लियांग हुआंग फैंग से पूछने के लिए इंतजार नहीं कर सके। गुओ लियांग ने सड़क के उस पार उन लोगों की स्थिति देखी। सबसे पहले वो उनके अचानक गिरने से हैरान था। बाद में जब उन लोगों ने चिल्लाकर कहा कि वे अंधे हैं, तब भी उसे आश्चर्य हुआ। हालांकि जब आखिरी कुछ लोगों की पैंट उसी समय नीचे गिर गई तो उसे समझ में आ गया कि वो कितना भी बेवकूफ क्यों न हो, किसी ने तो ऐसा किया ही होगा। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई नहीं है। यदि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है और आपके पास वो क्षमता नहीं है तो केवल हुआंग फैंग के पास ही यह संभावना है। हालांकि वो यह नहीं समझना चाहते थे कि हुआंग फैंग ने ऐसा कैसे किया। क्या हुआंग फैंग एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट विशेषज्ञ है? ऐसा नहीं है। ये कहना असंभव है कि हुआंग फैंग जैसे लोग हैं या नहीं। हुआंग फैंग किस प्रकार का व्यक्ति है वो बहुत अच्छे से जानता है। वे कॉलेज के छात्र हैं। वे 4 साल से एक ही छात्रावास में रह रहे हैं। वे हुआंग फैंग को कैसे नहीं समझ सकते? तो वो समझ नहीं पा रहा है, इसलिए उसे अपने दिल में हुआंग फैंग से सवाल पूछना होगा। झोउ रुओलान और गुओ मेंगन दोनों हुआंग फैंग को उत्सुकता से देखते हैं। जाहिर है वे भी समझना चाहते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। क्या और कैसे? ये बस थोड़ा सा जादू है। ये बिल्कुल बेकार है, हुआंग फैंग ने हल्के से कहा। जादू? कौन सा जादू इतना शक्तिशाली है? आज मैंने पाया कि आपने बहुत सारे बदलाव किए हैं। आप आत्मा में भी हैं। अब भी आप जादू कर सकते हैं। आप यह नहीं सोच रहे होंगे कि लड़कियों का पीछा कैसे करें। खुद को साफ करें, उठो और हर समय जादू सीखो, गुओ लियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों नहीं कर सकते? हालांकि जादू से लोगों को डराना ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये बेकार है। अन्यथा आपको लगता है कि मैं उन्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? आप देख सकते हैं कि उनकी आंखें तैयार नहीं है। यदि मेरे पास क्षमता है, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा, हुआंग फैंग ने कहा। ये सच है कि वे लोग पहली नजर में अच्छे लोग नहीं हैं। यदि आप उससे अधिक मजबूत हैं तो आप सीधे उससे डरेंगे। ये ठीक है, अन्यथा यह आदमी हार नहीं मानेगा। हालांकि हम यहाँ अक्सर नहीं आते हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, गुओ लियांग ने कहा। इसीलिए हुआंग फैंग सहमत हुए। ठीक है तुम लड़के, मैंने सोचा था कि तुम इतने लंबे समय तक अकेले थे और समस्या को हल करने में तुम्हारी मदद की। अप्रत्याशित रूप से तुम लड़के ने पहले कुछ हाथों का अभ्यास किया और लड़कियों को धोखा देने के लिए तैयार थे। गुओ लियांग ने गुओ मेंगन को अपनी आंखों से देखा और मुस्कुराते हुए हुआंग फैंग से कहा। गुओ मेंगन ने गुओ लियांग की आंखों और चेहरे पर शर्म महसूस की। जाओ, अपना ख्याल रखो, मैंने मिस झोउ से कहा। तुम्हें भविष्य में इस लड़के की अच्छी देखभाल करनी चाहिए। उसे अन्य छोटी लड़कियों को नुकसान पहुंचाने का मौका मत दो, हुआंग फैंग ने झोउ रुओलान से कहा। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है कि उसने अन्य छोटी लड़कियों को नुकसान पहुंचाया है। वो मैं नहीं हूँ, झोउ रुओलान ने ऐसे कहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नहीं प्रिय, उसकी बात मत सुनो। क्या मैं ऐसा हूँ? मैं अपनी वफादारी और भक्ति के लिए प्रसिद्ध हूँ। मुझे यकीन है कि मैं भविष्य में केवल तुम्हारे लिए अच्छा बनूंगा। अन्य महिलाएं मेरे लिए लाल कंकाल है आंखें, गुओ लियांग ने जल्दी से झोउ रुओला से कहा। हेलो, मैंने कहा था कि आप दोनों को फ्लिटिंग के लिए कुछ जगहों पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ एक खूबसूरत महिला है, हुआंग फैंग मुझे याद दिलाता है। झोउ रुओलान को गुओ लियांग और हुआंग फैंग ने शर्मिंदा किया और गुओ लियांग को धीरे से हराया। हालांकि उन्होंने फिर कोई खंडन नहीं किया। ऐसा लगता है कि डांस के बाद ही दोनों के बीच का रिश्ता एक कदम आगे बढ़कर तय होना चाहिए। कई लोगों ने कुछ घंटों तक बार में खेला क्योंकि उन्हें अगले दिन काम पर जाना था, इसलिए वे वापस जाने के लिए तैयार थे। पागल, तुम्हें मिस गुओ को वापस भेजने का मौका दो। बार के बाहर गुओ लियांग ने हुआंग फैंग से कहा। नहीं, मैं खुद वापस जा सकता हूँ, गुओ मेंगन ने कहा। क्या आप मिस झोउ को अकेले नहीं भेजना चाहते? मुझे डर है कि मैं आपको परेशान कर दूंगा। बस कहो,
हुआंग फेंग ने मुस्कुराते हुए गो लियांग से कहा, फिर गो मेंगन की ओर मुड़े और कहा, बहुत देर हो चुकी है। लड़की होना आपके लिए सुविधाजनक नहीं है। मैं इसे आपको दे दूंगा, लेकिन मेरे पास कार नहीं है, मुझे टैक्सी लेनी होगी। अगर हुआंग फेंग को यह कहना पड़े कि पहले किसी खूबसूरत महिला के सामने उसके पास कार नहीं थी, तो उसे शर्मिंदगी हो सकती थी। आखिरकार अब बहुत सारी कारें हैं। हालांकि हुआंग फेंग का दिमाग अब स्पष्ट रूप से अलग है। स्टोरेज बॉक्स के साथ वो अधिक आश्वस्त है। भले ही वो पहले शर्मिंदा हुआ हो, फिर भी उसने इसे सामान्य रूप से कहने का साहस किया। उनका मानना है कि उनके पास स्टोरेज बॉक्स है। बॉक्स के बाद ये चीजें कोई समस्या नहीं है। स्टोरेज बॉक्स, स्टोरेज बॉक्स, आप मेरे लिए पैसे कब ला सकते हैं? हुआंग फेंग ने अपने दिल में सोचा कि स्टोरेज बॉक्स द्वारा उनके लिए लाई गई कई चीजें वास्तव में उपयोगी हैं, लेकिन वे उनकी वर्तमान स्थिति को नहीं बदल सकती हैं। उसे अभी भी हर दिन काम पर जाने के लिए बस से जाना पड़ता है, और सुंदरता को वापस भेजने के लिए उसे अभी भी टैक्सी लेनी पड़ती है। रात में लौटने के बाद वो अभी भी केवल कुछ वर्ग मीटर के किराए के आवास में रह सकता है, और कुछ भी नहीं बदला है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 35 तात्कालिकता की भावना। तो ठीक है, गो मेंगन ने सोचा और कहा। उसके बाद गो लियांग जो रोलान के साथ चले गए। हालांकि जब वो चला गया तो उसने हुआंग फेंग की आंखें निचोड़ ली, जाहिर तौर पर उसे अवसर का लाभ उठाने की याद दिलाने के लिए। चलो भी चले, हुआंग फेंग ने गो मेंगन से कहा। ठीक है, गो मेंगन ने धीरे से कहा। कार में हुआंग फेंग और गो मेंगन दोनों पिछली सीट पर बैठे हैं। गो मेंगन हुआंग फेंग को देखता है और पूछता है, भाई हुआंग, मैंने अभी तक आपसे नहीं पूछा है, आप क्या कर रहे हैं? मैं तो बस एक छोटा सा सुरक्षा गार्ड हूँ। हुआंग फेंग को कोई परवाह नहीं है। उसकी मानसिक स्थिति अच्छी है और उसमें कोई हीन भावना नहीं होगी। इसके अलावा उनकी वर्तमान नौकरी अभी भी अच्छी तनख्वाह वाली है। हालांकि हुआंग फेंग ने रिव्यू मिरर के माध्यम से ड्राइवर के चेहरे पर अवमानना की झलक देखी। ऐसा अनुमान है कि ड्राइवर के मन में शब्द होंगे, टॉड हंस का मांस खाना चाहता है। आखिरकार गो मेंगन बहुत सुंदर है। हालांकि हुआंग फेंग के पास कुछ स्वभाव है। वो सिर्फ एक छोटा सुरक्षा गार्ड है। वो इतनी खूबसूरती में गो मेंग हान की बराबरी कैसे कर सकता है? हुआंग फेंग को कोई परवाह नहीं थी। वो तो बस एक राहगीर था। उसे एक दूसरे को परेशान करने की जरूरत नहीं थी। सुरक्षा, हमारी कंपनी हाल ही में भर्ती कर रही है। भाई हुआंग, यदि आप अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं तो आप इसके लिए आवेदन करने के लिए हमारी कंपनी में आ सकते हैं। गो मेंगन ने कहा कि वो मूल रूप से कंपनी की भर्ती के लिए जिम्मेदार थी, जो अभी भी है कुछ अधिकार। बेशक अब भर्ती कोई महत्वपूर्ण पद नहीं है, अन्यथा इसके लिए नेता की सहमति की जरूरत होती है। मैं फिलहाल अपनी नौकरी बदलने की योजना नहीं बना रहा हूँ। मुझे लगता है कि यह एक अच्छी नौकरी है। हुआंग फेंग ने कहा कि ये उनके ईमानदार शब्द हैं। अब काम आसान है और सैलरी भी पहले से ज्यादा है। गो मेंगन की कंपनी में जाने पर हालांकि विकास की संभावना निश्चित रूप से सुरक्षा से बेहतर है, लेकिन जरूरी नहीं कि यहाँ वेतन भी अच्छा हो, और अब काम भी बहुत आसान है, बिना किसी दबाव के। जहां तक नौकरी की संभावना की बात है, मैजिक स्टोरेज बॉक्स के साथ हुआंग फेंग को नहीं लगता कि उन्हें इतनी छोटी संभावना पर विचार करने की जरूरत है, और वो जीवन भर सुरक्षा गार्ड नहीं बन सकते। गो मेंगन निराश थे। बेशक वो स्टोरेज बॉक्स के बारे में नहीं जानती थी। हुआंग फेंग कॉलेज की छात्रा कैसे हो सकती है जब वो आना चाहती थी? सुरक्षा गार्ड बनने का भविष्य क्या है? हालांकि हुआंग फेंग थोड़ा उद्यमी नहीं लग रहा था और अपनी नौकरी नहीं बदलेगा। तब गो मेंगन दंग रह गए। हुआंग फेंग ने अपनी नौकरी बदलने से इनकार कर दिया। वो निराश क्यों था? ऐसा लग रहा था जैसे वो और वह एक दूसरे को जानते हो। आखिरकार यह उसका अपना व्यवसाय था। वो इतनी परवाह कैसे कर सकता है? भाई हुआंग एक अच्छे इंसान और अच्छे दोस्त है। मुझे अपने दोस्तों की परवाह है, गो मेंगन ने मन ही मन सोचा। लगभग 10 मिनट बाद गंतव्य बोहेनिया गार्डन आ गया, जहां गो मेंगन ने एक घर किराए पर लिया। गो मेंगन के मुताबिक यहाँ रहने वाले सभी लोग आसपास काम करने वाले सफेदपोश कर्मचारी हैं, तो अंदर का माहौल बहुत अच्छा है और लोग इतने विविध नहीं हैं। इसलिए हालांकि यह एक हाई एंड अपार्टमेंट नहीं है, ये बहुत लोकप्रिय है। हुआंग फेंग ने यह भी पाया कि यह तियानजियाओ समूह से ज्यादा दूर नहीं है, जहां वो काम करता है। अगर उसके पास पैसा है तो वो यहाँ मकान किराए पर ले सकता है, जो एक अच्छा विकल्प है। अलविदा भाई हुआंग, गो मेंगन ने समुदाय के द्वार पर हुआंग फेंग को अलविदा कहा। जाहिर है उसने हुआंग फेंग को वहां जाने के लिए आमंत्रित नहीं किया। आखिरकार बहुत देर हो चुकी है, वो फिर अकेली रहती है। हुआंग फेंग को आमंत्रित करना उचित नहीं है। अलविदा। हुआंग फेंग ने यह भी कहा कि वो ऊपर जाने का कोई बहाना नहीं ढूंढना चाहते। उसके बाद हुआंग फेंग ने अपने स्थान पर लौटने के लिए टैक्सी ली। छोटे भाई, आप इस बात से सहमत क्यों नहीं हुए कि सुंदरी ने आपको अपनी कंपनी में काम करने के लिए कहा था? ये स्पष्ट है कि अन्य लड़कियां आपको पसंद करती हैं और आपके करीब रहना चाहती हैं। बस में ड्राइवर ने बात करने की पहल की। हुआंग फेंग, सामान्यतया जो लोग टैक्सी चलाते हैं वे बात कर सकते हैं। बड़े भाई, आप गलत हैं। वो और मैं आज रात एक दूसरे से मिले। क्या अच्छा एहसास है? हुआंग फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। आप बड़े भाई, वर्षों से मेरा अनुभव मुझे बताता है कि यद्यपि आप अच्छी स्थिति में नहीं हैं, लड़की वास्तव में आपको पसंद करती है। आप सुरक्षा गार्ड की तरह उद्यमशील नहीं बनना चाहते हैं। लोगों की सुंदरियों को निराश होना चाहिए, ड्राइवर ने कहा। हुआंग फेंग अवाक है। वो इसे और अधिक गलत कैसे सुन सकता है? क्या ये घमंड कर रहा है या खुद को नुकसान पहुंचा रहा है? छोटे भाई, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। भले ही अभी तुम्हारे हालात खराब हो, लेकिन जब तक तुम कड़ी मेहनत करने को तैयार हो तब तक आशा बाकी है। यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करते हो, भले ही वो लड़की तुम्हें पसंद करना चाहती है, वे तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। ड्राइवर के सबसे बड़े भाई ने आगे कहा कि जाहिर तौर पर वो सुरक्षा गार्ड के रूप में हुआंग फेंग की नौकरी नहीं देख सकता था। ड्राइवर, आपकी चेतावनी के लिए धन्यवाद। मैं वापस जाऊंगा और इसके बारे में सोचूंगा। शायद मैं कल अपना विचार बदल दूंगा। ड्राइवर को इस विषय पर बात करना बंद करने देने के लिए हुआंग फेंग ने बस इतना कहा। यह सही है, पुरुषों को लड़ना चाहिए। पूरे दिन रहने से क्या होता है? इस तरह अन्य लड़कियों के परिवार अपनी बेटियों को आपको देने में सहज नहीं है ना? ड्राइवर सहमत हो गया।
हालांकि ड्राइवर ने हुआंग फैंग और गो मेंगन के बीच के रिश्ते का अनुमान गलत लगाया था और वो थोड़ा चिंतित था, लेकिन हुआंग फैंग फिर भी उससे सहमत था। यदि कोई पुरुष आक्रामक नहीं होना चाहता, लड़ना नहीं चाहता, तो लड़की के परिवार को अपनी बेटी सौंपने में राहत महसूस नहीं होगी। नहीं, भले ही उनका गो मेंगन से कोई लेना देना न हो, उन्हें बाद में निश्चित रूप से प्यार हो जाएगा। हाँ, माता पिता को देखने के लिए मैं सुरक्षा गार्ड के रूप में अपना काम नहीं कर सकता। अब आपको पता होना चाहिए कि आप प्यार में हैं या डेटिंग में। पुरुष और महिला की शर्तें जरूर पूछनी चाहिए। जरा सोचिए, जब कोई आपसे पूछता है कि आप कहाँ काम करते हैं, आपकी सैलरी कितनी है, कमरा है या नहीं, कार है या नहीं, तो आप क्या जवाब देते हैं? इसलिए यदि आप इसके बारे में इस तरह सोचते हैं, तो हुआंग फैंग में अभी भी तात्कालिकता की भावना है। अपने गृहनगर में वो उतना ही बुरा है जितना वो है। यदि वो कॉलेज नहीं जाता है, तो उसके बच्चे सोया सॉस खेल सकते हैं, भले ही वो कॉलेज जाता हो। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो इस उम्र में प्यार में पड़ जाते हैं और शादी कर लेते हैं। उनके माता पिता ने उनसे आग्रह किया है और परिवार भी बहुत चिंतित है। हुआंग फैंग को लगता है कि उन्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। अब जब गो लियांग घर बसाने के लिए तैयार है और उनकी एक पत्नी और एक बेटा है, तो क्या उन्हें और अधिक मेहनत करनी चाहिए? ये सोचते हुए हुआंग फैंग के दिमाग में अचानक सुयुमो और गो मेंगन की आकृतियां उभर आईं। ये कहा जा सकता है कि ये दोनों महिलाएं अब तक देखी गई सबसे खूबसूरत महिलाएं हैं। इसके अलावा वे दोनों बहुत अच्छे स्वभाव के हैं और गर्लफ्रेंड या पत्नी बनने के लिए उपयुक्त हैं। हालांकि दोनों की स्थितियों को देखते हुए हुआंग फैंग को लगता है कि वो दूसरों के लिए उपयुक्त नहीं है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 36 पर हस्ताक्षर किया गया है। जब हुआंग फैंग अपने कई वर्ग मीटर के किराए के घर में वापस गए, तो ये भावना और अधिक तीव्र हो गई। उसने अपने संकीर्ण किराए के घर को देखा और थोड़ा कड़वाहट से मुस्कुराया। वो शादी ब्याह के बारे में बात करना चाहता था। यह अनुमान लगाया गया था कि उनकी बेटी केवल तभी उनका अनुसरण करने के लिए सहमत होगी जब वो अंधी होगी। क्रांति अभी तक सफल नहीं हुई है। साथियों को अभी भी कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। हुआंग फैंग ने खुद को खुश किया। उसके बाद हुआंग फैंग अपने जादुई भंडारण बॉक्स को देखने गए, लेकिन अभी भी कुछ नया नहीं था। साधारण धुलाई के बाद हुआंग फैंग ध्यान करने में प्रसन्न थे। आज के बड़े संघर्ष के बाद हुआंग फैंग ने कई बार जादू का इस्तेमाल किया और जादू से अधिक परिचित हो गए। उसी समय उन्हें जादू के महत्व का एहसास हुआ। यदि अधिक जादू होता, तो न केवल वह अधिक जादू का प्रयोग कर सकता था, बल्कि वही जादुई शक्ति भी अधिक मजबूत होती। आज यदि यह उसका जादू नहीं होता, तो वह अंततः दूसरे पक्ष को धोखा नहीं देता। इसके अलावा क्योंकि उसके पास केवल ध्यान का परिचय की ऐसी पुस्तक है, वो केवल उस पर कई बुनियादी जादू दर्ज करता है। आखिरकार ये जादू तो बुनियादी जादू ही है। यदि उसका जादू और भी जोड़ दिया जाए तो भी जो शक्ति बढ़ाई जा सकती है वह सीमित है। अब समस्या यह है कि उसके पास वे उच्च स्तरीय जादुई मंत्र बिल्कुल भी नहीं है। पृथ्वी पर कोई जादुई कौशल नहीं है। यदि वो जादुई कौशल हासिल करना चाहता है, तो वह इसे केवल स्टोरेज बॉक्स के माध्यम से तियानेक्सुआन महाद्वीप जैसी अन्य दुनिया से प्राप्त कर सकता है। और स्टोरेज बॉक्स के लिए चीजें हासिल करने का कोई नियम नहीं है जो पूरी तरह से यादृच्छिक है। तो हुआंग फैंग भी यदि आप दोबारा सोचे, तो आप इसे प्राप्त नहीं करना चाहेंगे। तो वर्तमान में हुआंग फैंग केवल इन बुनियादी जादू का उपयोग कर सकते हैं। सौभाग्य से जब तक इन जादुओं का सही ढंग से उपयोग किया जाता है, तब तक इसका अच्छा प्रभाव भी पड़ेगा। हालांकि एक प्राथमिक जादूगर के रूप में हुआंग फैंग की शारीरिक शक्ति या कौशल को मजबूत नहीं किया गया है। यदि वो जादू का उपयोग नहीं करता है, तो भी उसका कौशल सामान्य लोगों के समान ही है। और भले ही उसने जादू की साधना हासिल कर ली हो, फिर भी उसके कौशल में बहुत सुधार नहीं हुआ है। आखिरकार वो अब एक जादूगर है, मार्शल आर्टिस्ट नहीं, और वो कभी जादूगर नहीं रहा है। वे विनाश करने में अच्छे हैं। तो अब हुआंग फैंग अभी भी एक गुप्त स्क्रिप्ट है जिसे सहज रूप से अपने कौशल में सुधार करने की आवश्यकता है। उनके द्वारा पढ़े गए मार्शल आर्ट उपन्यासों में शीर्ष मार्शल आर्ट गुप्त स्क्रिप्ट सबसे अच्छी है, जैसे कि जियांग जादू कौशल, स्वर्ग और पृथ्वी का घूमना आदि। केवल जब वो उन चीजों को प्राप्त करता है और आज रात इस तरह की चीज से मिलता है, तो क्या वो और अधिक हो सकता है सुविधाजनक। हालांकि वही बात, ये चीजें वो नहीं है जो वो पाना चाहता है। स्टोरेज बॉक्स के बारे में अच्छी बात यह है कि इसमें मिलने वाली चीजें पूरी तरह से यादृच्छिक होती हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छी चीजें पाना अधिक कठिन होता है, खराब चीजें पाना आसान होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह केवल भाग्य को देखना है। ये गेम खेलने से अलग है। शायद वो भाग्यशाली है। अगली बार जब उसे वे चीजें मिलेंगी, तो बेशक ये भी संभव है कि उसे सर्वोत्तम चीजें न मिले। संक्षेप में सब कुछ संभव है, क्योंकि यह तय करना हुआंग फैंग पर निर्भर नहीं है कि क्या लेना है, इसलिए वो इस पर बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहता। वो जो कर सकता है वो भंडारण बॉक्स में यथासंभव अधिक से अधिक किस्में डालना है। इस तरह स्टोरेज बॉक्स के चयन के लिए अधिक अवसर मिलेंगे। शायद उसके पास चीजें पाने का अधिक मौका होगा। यदि वो केवल एक या दो चीजें डालता है, तो हुआंग फैंग को डर है कि वो एक बार में कुछ प्राप्त करने में अधिक समय ले सकता है। हुआंग फैंग ने ध्यान में महसूस किया कि उनकी पांचों इंद्रियां फिर से अधिक तीव्र हो गई हैं। हालांकि जादू का अभ्यास करने से उनके कौशल में सुधार नहीं हो सका, लेकिन यह उनकी संवेदी युक्तियों के लिए बहुत मददगार था। उन्होंने फिर से हुआंग फैंग के अभ्यास में रात बिताई। जब अगले दिन सुबह हुई, तो उसने अपना ध्यान फिर से समय पर पूरा किया और उसकी आत्मा अभी भी बहुत अच्छी थी। अगर मैं ऐसे ही चलता रहा, तो क्या मुझे सोने की जरूरत नहीं है, हुआंग फैंग ने धोते समय सोचा। क्योंकि हुआंग फैंग ने पाया कि ध्यान न केवल उनके शरीर में जादू बढ़ा सकता है, बल्कि उनकी आत्मा को सर्वोत्तम स्थिति में भी रख सकता है, सोने के बाद उनकी खुद की रिकवरी से भी बेहतर। इसलिए निश्चित रूप से उन्होंने ध्यान करना चुना। हालांकि हुआंग फैंग आम लोगों के जीवन से पूरी तरह से अलग नहीं होना चाहते हैं, इसलिए कभी कभी उन्हें सामान्य आराम मिलेगा। हुआंग फैंग के शरीर में जादू बढ़ने के कारण उनका मूड बहुत अच्छा है। हालांकि कंपनी में आने के बाद से इस तरह का अच्छा मूड बहुत कम हो गया है। क्या मैं भी फुटबॉल मैच देखने जा रहा हूँ? हुआंग फैंग ने आश्चर्य से अपने बॉस की ओर देखा और पूछा। हाँ, संख्या पर्याप्त नहीं है। कंपनी ने मुझसे सुरक्षा विभाग से कुछ और जोड़ने के लिए कहा, और मैं आपको जोड़ दूंगा। केवल आप ही नहीं, बल्कि लाओ वांग भी जाएंगे।
प्रबंधक लियो ने कहा, हालांकि आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आप केवल एक विकल्प है और आपको उस समय खेलना नहीं है। हुआन फैंग बेहतर मूड में है। सच कहें तो उन्हें किसी फुटबॉल मैच में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो पैसा कमाने के लिए काम पर आता है, फुटबॉल खेलने के लिए नहीं। हालांकि ऐसा लगता है कि इसमें किसी ने भाग नहीं लिया है। प्रबंधक लियो ने कुल बनाने के लिए बस कुछ जोड़े, अन्यथा संख्या भी पर्याप्त नहीं है, जो थोड़ा अपमानजनक होगा। ठीक है, इसके बारे में चिंता मत करो, ये हर साल होता है। जब तक कंपनी में प्रतिभागियों की संख्या पर्याप्त नहीं है, हम उन्हें चुनने के लिए निश्चित है। मुझे पिछले साल भी रिपोर्ट किया गया था, लेकिन मैंने नहीं खेला। अंतिम मैनेजर लियो के जाने के बाद लाओ वान ने हुआन फैंग को कंधे पर थपथपाया और कहा, इसके अलावा खेल में जाना अच्छा नहीं है। कंपनी सब्सिडी देगी, बेशक नहीं खेलने के लिए सब्सिडी कम है, यदि परिणाम है अच्छा। अंतिम पुरस्कार बहुत समृद्ध है। और पैसे? हुआन फैंग ने आश्चर्य से पूछा। बेशक इस तरह की प्रतियोगिता में बोनस होते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं। कंपनी के बॉस इसे नहीं देख सकते। अंत में वे प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत करेंगे। इसके अलावा यदि प्रदर्शन अच्छा नहीं है और उन्हें पुरस्कार नहीं मिलता, कंपनी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कर्मचारियों को सब्सिडी भी देगी। हालांकि यह बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पैसा न होने से बेहतर है ना? लाओ वान ने कहा। हुआन फैंग ने सिर हिलाया। अब उसके पास पैसों की कमी है, अब उसे कुछ अतिरिक्त तेजी मिल सकती है। वो तो सबसे अच्छा है। इस समय वो चाहेंगे कि उन्हें कोर्ट पर भेजा जाए, भले ही उसे कोई पद न मिले, लेकिन सब्सिडी स्थानापन्न से अधिक होनी चाहिए। और खेल 2 दिन बाद शनिवार को होता है, क्योंकि उस दिन आराम का दिन होता है। समय आने पर और भी लोग देखने आएंगे। जियो हुआन, चलो चले, ये हमारे लिए पहरा देने का समय है। भाई वान ने अपना सुरक्षा सूट ठीक किया और खड़े होकर हुआन फैंग से कहा। ठीक है, हुआन ने कहा, फुटबॉल की तुलना में सुरक्षा उनका काम है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 37 में अपने स्टाफ का ध्यान रखूंगा। हालांकि यह एक सुरक्षा गार्ड है, लेकिन करने के लिए बहुत सारे काम नहीं है। अधिकांश समय वे समय बिताने के लिए बस चैट करते हैं या अपनी पोस्ट पर बने रहते हैं। हालांकि इस बार ये स्पष्ट रूप से मामला नहीं है। हुआन फैंग को अपने पद पर पहुंचने के बाद ज्यादा समय नहीं हुआ था कि एक स्पोर्ट्स कार आना चाहती थी। हालांकि इस समय तक काम का समय खत्म हो चुका था। जाहिर है ये शख्स कंपनी का कर्मचारी नहीं है और आम कर्मचारियों के लिए इतनी अच्छी कार चलाना नामुमकिन है। कामचोर। जब कार कंपनी के दरवाजे पर पहुंची तो उसने कई बार हॉर्न बजाया और हुआन फैंग तेजी से आगे बढ़े। आप किसे ढूंढ रहे हैं सर? हुआन फैंग ने पूछा। स्पोर्ट्स कार की खिड़की नीचे की ओर झुकी हुई थी और चेहरे पर धूप का चश्मा लगाए एक युवक अंदर दिखाई दिया। उसने हुआन फैंग की ओर देखा भी नहीं और कहा, मेरे लिए दरवाजा खोलो। क्षमा करें सर, विदेशी वाहनों को पहले पंजीकृत करना होगा, हुआन फैंग ने विनम्रता से कहा। दूर जाओ। हुआन फैंग की विनम्रता की उम्मीद नहीं थी, लेकिन बदले में एक दूसरे के दुष्ट शब्द, मैंने तुम्हें दरवाजा खोलने दिया, जो बहुत बकवास है। हुआन फैंग ने दूसरी तरफ की कार को फिर से देखा और निर्धारित किया कि यह उनकी कंपनी की कार नहीं है, इसलिए उन्होंने फिर से कहा, सर, विदेशी कारों को पहले पंजीकृत करने की आवश्यकता है, कृपया कार से उतरें और पंजीकरण करें। लेकिन इस बार हुआन फैंग का स्वर अधिक मजबूत है। इस समय युवक अंततः हुआन फैंग की ओर देखने लगा। उसने अपना धूप का चश्मा अपने माथे पर लगाया और हुआन फैंग को तिरस्कार पूर्वक देखा और कहा, क्या मैं कहता हूं कि तुम बहरे हो? मैंने तुमसे दरवाजा खोलने के लिए कहा था, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? बिना रजिस्ट्रेशन कराए मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, हुआन फैंग ने कड़ी आवाज में कहा कि हालांकि उनकी कार को देखकर उन्हें पता था कि दूसरा पक्ष एक अमीर आदमी होना चाहिए, लेकिन उन्हें अपने काम को गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि उन्होंने इस पद पर काम किया और वेतन प्राप्त किया। ठीक है, तुम बहुत अच्छे हो। क्या तुम एक नए बच्चे हो? मैं यहाँ कई बार आया हूँ, या मुझे पहली बार पंजीकरण करने से रोक दिया गया है। तुम सच में बहादुर हो। क्या तुम ये काम नहीं करना चाहते हो? युवक ने हुआन फैंग की ओर घूरते हुए कहा। हम यहाँ यही चाहते हैं, कृपया मेरे साथ सहयोग करें, हुआन फैंग ने जोर दिया। युवक को इस बात का अंदाजा नहीं है कि हुआन फैंग उसकी धमकी से डरता नहीं है, हालांकि उसके लिए कार से बाहर निकलना और पंजीकरण कराना असंभव है। क्या इसका मतलब यह है कि वो हुआन फैंग से डरता है? इंतजार करो, युवक ने हुआन फैंग से एक शब्द कहा, फिर उसने फोन निकाला और नंबर डायल किया। हुआन फैंग ने भी उसकी देखभाल नहीं की, लेकिन इस समय भाई वांग ड्यूटी रूम से बाहर आए और सीधे इस तरफ चले गए। जाहिर है उसने दरवाजे पर चीजें देखी थी। युवा मास्टर टोंग, क्या आप यहाँ हैं? मैं आपके लिए दरवाजा खोलूंगा। जैसे ही भाई वांग उनके पास आए, वो चेहरे पर विनम्र मुस्कान के साथ कार में बैठे युवक से कह सके। हालांकि युवक ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, वो अभी भी फोन पर था। भाई वांग शर्मिंदा थे। हालांकि वो पलटा और हुआन फैंग से कहा, आप अभी भी क्या कर रहे हैं? भाई हुआन के लिए दरवाजा खोलो। नहीं, मैं यही इंतजार करूंगा। इस समय युवक ने पहले ही फोन किया था और हुआन फैंग की ओर देखा और कहा। हुआन फैंग का चेहरा बहुत शांत है, लेकिन भाई वांग का चेहरा घबराया हुआ है और कुछ बेचैनी चुरा रहा है। युवा लड़के, तुम गर्म मौसम को देखो, तुम्हें बाहर बहुत धूप मिल सकती है, चलो अंदर चलते हैं। तुम कौन हो? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? यहाँ से चले जाओ। भाई वांग की दयालुता के प्रति युवक को कोई सहानुभूति नहीं थी। कुछ ही देर में एक परिचित व्यक्ति इमारत से बाहर आया और इस ओर दौड़ पड़ा। ये प्रबंधक लियू ली लिन का वरिष्ठ था। जियो लियू, यहाँ का सुरक्षा गार्ड सक्षम है, यहाँ तक कि मेरी कार भी रुकने की हिम्मत करती है। आपका क्या मतलब है? जैसे ही मैनेजर लियू यहाँ आए, वो सांस भी नहीं ले